अमेरिका और ईरान की जंग जब एक नए फेज के अंदर दाखिल हो रही थी और ऐसे लग रहा था कि हम पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर पहुंच रहे हैं, यानी अब वापसी का कोई रास्ता नहीं, तो यहां से आउट ऑफ नोवेयर 2 हफ्ते की जंग बंदी का ऐलान हो चुका है और क्रेडिट गोज टू पाकिस्तान, जिसने अहम किरदार अदा किया है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इस सीज फायर के डायनामिक्स। यहां पर अमेरिका और इजराइल को किस चीज ने मजबूर किया है कि वो ईरान पर हमले रोक दें, जब वो ईरान के सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह बर्बाद करने की धमकियां दे रहे थे। डोनाल्ड ट्रंप कल तक ये कह रहे थे कि आप एक रात में ईरान की सिविलाइजेशन का खात्मा देख सकते हैं, और ईरान ने इसके जवाब में कह दिया था कि हमारा रिस्पांस इतना खतरनाक होगा कि यूएस और उसके एलाइज हमेशा के लिए ऑयल एंड गैस से महरूम हो जाएंगे। तो ऐसा क्या हुआ है कि इस जंग बंदी का ऐलान हुआ है, इसकी डायनामिक्स पर हम नजर डालेंगे। वो डेवलपमेंट्स जिनकी वजह से आज तक के वाकयात शेप अप हुए हैं, पाकिस्तान का किरदार, ईरान की अग्रेसिवनेस और यूएस का पीछे हट जाना, ये क्या माजरा है, ये क्या मिस्ट्री है, आइए जानते हैं। तो कल तक हम ये देख रहे थे कि मामला बिल्कुल डिफरेंट थे। सुबह के वक्त डील की बातें हो रही थीं और रात तक एक दूसरे को टोटली खत्म करने की बातचीत शुरू हो गई थी। कल सुबह तक हम देख रहे थे कि कुछ पॉजिटिव बातचीत हुई थी दोनों अमेरिका और ईरान की जानिब से। पाकिस्तान बड़ा होपफुल था, लेकिन शाम तक ये सारी चीजें कोलैप्स कर गई थी और पाकिस्तान में कोर कमांडर्स ने ईरान को ये पैगाम तक दे दिया था कि हम आपके लेटेस्ट सऊदी अरब के हमलों से खुश नहीं, हमारा सऊदी अरब के साथ पैक्ट है और हम सऊदी अरब के साथ खड़े हैं। ये पाकिस्तान की मिलिट्री की तरफ से पैगाम आ चुका था और इसहाक डार ये कह रहे थे कि ईरान और सऊदी अरब पर हमलों की वजह से ये टॉक्स कोलैप्स कर चुकी हैं और कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। और उसके साथ ही डोनाल्ड ट्रंप का सिविलाइजेशन को खत्म करने का बयान भी आ गया था, यानी खुदा न ख्वास्ता ऐसे लग रहा था कि हम उसी डिजास्टर्स इवेंट की जानिब बढ़े हैं। और इजराइल ने ईरान के सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले भी करने शुरू कर दिए थे। उन्होंने एक दिन पहले कह दिया था कि ईरानियंस अपनी रेलवे लाइन से दूर रहें, और इसके जवाब में ईरानियंस ने क्या किया था, जितना सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर था जिस पर हमले का खदशा था, उसके गिर्द ह्यूमन चेन्स बनानी शुरू कर दी थी। यानी कम से कम थोड़ी सी शर्म दिलाई जाए। ईरानियन जान कुर्बान करने के लिए तैयार हो गए थे कि हम पर हमला करें, ताकि दुनिया को ये पैगाम जाए कि इन्होंने इंसानों को देखते जानते बूझते हुए हमला किया है। सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर के इर्द गिर्द, चाहे वो पावर प्लांट्स हों, चाहे रेलवे लाइंस हो, ईरानियंस बड़ी तादाद में बाहर निकल आए थे। ये कुछ हो रहा था, ऐसे लग रहा था कि क़यामत बस आने को है। और उसके बाद क्या होता है, उम्मीद की एक आखिरी किरण रोशन होती है जब सारे पाकिस्तानी सोने की तैयारी कर रहे थे। शहबाज शरीफ की एक ट्वीट आती है जिसमें वो कहते हैं कि मैं दोनों साइड से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि 2 हफ्ते के लिए सीज फायर एग्रीमेंट कर लें, उसके बाद बातचीत करें, पाकिस्तान में हम सारी बातचीत करवाएंगे, अभी इस एस्केलेशन को यहां पर ही रोक दें। और सुबह जब पाकिस्तानी उठते हैं तो उनको यह खबर मिलती है कि शहबाज शरीफ ने जो ट्वीट की थी उस पर अमल दरामद हो चुका है। एक किस्म की हिस्ट्री क्रिएट हुई है, लेकिन ये हिस्ट्री तब क्रिएट होगी अगर ये सीज फायर एग्रीमेंट बरकरार रहता है। 2 हफ्ते के पीस का कोई फायदा नहीं है। और इसमें कुछ लोगों का यह भी ख्याल है कि यहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने अपना काम शहबाज शरीफ से करवाया, इसलिए बहुत सी बातें हो रही हैं कि जी शहबाज शरीफ ने ट्वीट एडिट की और उसमें कुछ पैगाम को बदला गया। और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये पैगाम अमेरिका से आया। ये मैटर इस वक्त नहीं करता, लेकिन एक चीज इससे हमें समझ जरूर लगती है कि डोनाल्ड ट्रंप मजीद जंग नहीं चाहते थे, जितना उनका नुकसान हो चुका था। और शायद उन्होंने जो अपनी ख्वाहिश है वो पाकिस्तान के जरिए बताई है ईरान को और बाकी दुनिया को, लेकिन हमें तो एंड गोल से मतलब है, और एंड गोल ये है कि पाकिस्तान इन एफर्ट्स में कामयाब हुआ है। ये बात सिर्फ इस ट्वीट की नहीं है, इससे पहले भी पाकिस्तान एफर्ट्स कर रहा था। तो जो लोग इस ट्वीट की बात कर रहे हैं वो कोई इतनी रेलिवेंट चीज नहीं है। ट्वीट अगर अमेरिका से मशवरे से की है या पाकिस्तान के अपने ऑफिशियल से मशवरे से की है, कभी भी कोई प्राइम मिनिस्टर डायरेक्टली आकर ट्वीट खुद ही नहीं टाइप करता, उसके पीछे एक इंस्टीट्यूशनल मेमोरी होती है। और यहाँ तो बहुत सी पार्टीज इन्वॉल्व थी, यूएस भी इन्वॉल्व था, ईरान भी इन्वॉल्व था। तो अगर किसी के मशवरे से की भी है, मैटर ये करता है कि पाकिस्तान इसमें इन्वॉल्व था और अब
खबरें आ रही हैं कि जुम्मे को पाकिस्तान ने दोनों साइड्स को इनवाइट कर लिया है। जेडी वेंस, स्टीव विटकॉफ, जेरेड कुशनर और ईरान की साइड से उनके पार्लियामेंट के स्पीकर और फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अगारची भी मौजूद होंगे। पाकिस्तान ने दोनों साइड्स को इनवाइट कर लिया है और पाकिस्तान यहां पर हिस्ट्री क्रिएट करना चाहता है इस्लामाबाद अकॉर्ड्स के तहत। अब जरा देखते हैं दोनों साइड्स के एक्शंस के इस स्टेज पर जब ईरान ने अपने मिसाइल अटैक्स में तेजी कर दी थी और इजराइल ने ईरानियंस को कह दिया था कि आपका सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म होने जा रहा है। इस स्टेज पर हुआ क्या है? ईरान की बात करें तो उनकी हुकूमत ने पाकिस्तान की इन एफर्ट्स का शुक्रिया अदा किया है और दुनिया भर में उनकी जो एम्बेसीज हैं वो पाकिस्तान की प्रेज कर रही हैं। ईरान की जो मिलिट्री है उनका इस हवाले से जरा एक हार्ड स्टांस सामने आया है। उन्होंने कहा कि हमारे बहादुर बेटों की बदौलत हमने दुश्मन को हेल्पलेस कर दिया और इतना मारा कि वो अब पीछे हटने पर मजबूर हुआ है। ईरान में डेफिनेटली इसको एक विक्ट्री के तौर पर देखा जा रहा है। वो कहते हैं कि इस क्रिमिनल वॉर में दुश्मन को हिस्टोरिक लॉस हुआ है, हमने उनको एक अनडिनाइबल क्रशिंग डिफीट से दो चार किया है और इसीलिए वो पीछे हटने पर मजबूर हुए हैं। और उन्होंने मजीद कहा कि हमारा हाथ अभी भी ट्रिगर पर है, अगर दुश्मन ने कोई मसला किया तो हम एक बार फिर ये ट्रिगर पुल करने को तैयार होंगे। उन्होंने कहा कि दुश्मन अगर छोटी सी भी गलती करेगा तो उसका जवाब दिया जाएगा। अब यहाँ पर बहुत से एनालिस्ट बशमूल जो केंट, जो कि यूएस के काउंटर टेररिज्म के डायरेक्टर थे, जिन्होंने खुद इस्तीफा दिया पिछले दिनों के मैं पीछे हट रहा हूँ, मैं इस जंग का हिस्सा नहीं बन सकता, और भी बहुत से लोग वो इस हवाले से वार्न कर रहे हैं कि इजराइल एक बार फिर सीज फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर सकता है। और इजराइल ने खुद भी इसको ट्वीट किया है। वो अभी हम आगे देखेंगे कि इजराइल क्या सोच रहा है। तो ये डर सबको है कि इजराइल इस मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर सकता है जिस तरह उसने गजा में किया है। और गजा में जो सीज फायर एग्रीमेंट किया था, एक सो कॉल्ड सीज फायर एग्रीमेंट, उसका आपने देखा है कि उसकी एक दिन भी पासदारी नहीं की इजराइल ने, और यहां भी वो नहीं करेगा। लेकिन यहां पर फर्क है, वो गजा है और ये ईरान है। यहां पर इनका सामना है IRGC से। यहां पर जितनी हिट इजराइल को पड़ी है वो 100 बार सोचेगा इसकी खिलाफ वर्जी करने से पहले। ईरान का तो एरिया बहुत बड़ा है, ये तो छोटे से हैं, और ईरान का अगर एक मिसाइल गिरता है तो बड़े पैमाने पर तबाही होती है इजराइल के अंदर। तो यहाँ पर इजराइल भी इंसान का बच्चा बन के रहेगा मेरे हिसाब से। उन्होंने भीगी बिल्ली बन के ट्वीट किया है कि हम डोनाल्ड ट्रंप के इस इकदाम को सपोर्ट करते हैं, आपको सपोर्ट करना भी पड़ेगा। और ये कि ईरान हमारे और हमारे पार्टनर्स के लिए कोई मुश्किलात पैदा ना करे। हमने अमेरिका से बात कर ली है, लेकिन उसने ये कह दिया साथ ही कि इसमें लेबनान इंक्लूड नहीं है, यानी लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ ये हमले करते रहेंगे। जबकि शहबाज शरीफ ने जो ट्वीट किया है उसमें लेबनान का भी जिक्र है। अब ये एक कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट आ रही है, दोनों साइड्स के दरमियान एक इख्तलाफ हमें नजर आ रहा है। पाकिस्तान की जो मीडिएशन एफर्ट्स हैं अमेरिका के साथ, उसमें हम लेबनान को भी शामिल करना चाहते हैं। इजराइल कहता है लेबनान शामिल नहीं है, और उसकी भी क्या रीजन है, लेबनान कमजोर है, ईरान मजबूत है, उसके आगे हथियार डाल दिए हैं। लेकिन लेबनान के केस में वो कह रहे हैं हम लड़ेंगे और हम हमले जारी रखेंगे। वही दूसरा गजा बनाने की कोशिशें की जा रही हैं, क्योंकि लेबनान भी छोटा है और वहां पर रेजिस्टेंस ईरान के लेवल की नहीं है। वहां पर हिजबुल्लाह की रेजिस्टेंस जरूर है, लेकिन ईरान के आगे जिस तरह इनकी हवा निकलती है वो डेफिनेटली हिजबुल्लाह या लेबनान के केस में नहीं है। लेकिन जब ये सारे मिलकर अटैक करते हैं, हिजबुल्लाह, अंसारुल्लाह या ईरान, तब इनकी हवा निकलती है, तब ये पैनिक में होते हैं। तो अब ये ईरान का फ्रंट जरा ठंडा करके हिजबुल्लाह को फोकस करना चाहते हैं। जितनी मार इनको ईरान से पड़ चुकी थी, ये इनके अपने बेनिफिट में था कि सीज फायर होता। इजराइल की यहाँ पर कोई ख्वाहिश नहीं है। वो अलग बात है कि नेतन्याहू पर तनकीद हो रही है, इजराइल के अंदर पॉलिटिक्स वहां पर भी हो रही है कि जी मिलिट्री ने इतनी कामयाबियां हासिल की, आप उसको पॉलिटिकल विक्ट्री में तब्दील नहीं कर सके। ये इजराइल के अंदर से आवाजें आ रही हैं। लेकिन सच तो यह है कि इजराइल डेस्परेट था इस वक्त एक सीज फायर के लिए, जितनी उनको मार पड़ रही थी। और इजराइल से ज्यादा डेस्परेट कौन था? अमेरिका। अमेरिका का जितनी फायर पावर इस्तेमाल होगी थी, अमेरिका और इजराइल दोनों की, हमने आपको कई वीडियोस में बताया हुआ है। जितने इनके इंटरसेप्टर्स इस्तेमाल हो रहे थे, जितने इनके मिसाइल पावर कंज्यूम हो चुकी थी, इनको चाहिए था सीज फायर। इनको जरा अपना रीबिल्डिंग प्रोसेस मुकम्मल करना था। जो हमने आपको बताया था उसकी बेस क्या है, वो है चाइना के रेयर अर्थ मिनरल्स। टॉम हॉक क्रूज मिसाइल्स की 1/3 कैपेसिटी को ये कंज्यूम कर चुके थे, और ईरान के 20-20 हजार डॉलर के चीप ड्रोन्स के अगेंस्ट ये 4-4 मिलियन के इंटरसेप्टर्स फायर कर रहे थे, जिससे इनको नुकसान हो रहा था। और इससे चाइना दूर बैठा मुस्कुरा रहा था कि उसको फायदा होगा कि इनकी डिपेंडेंस
इन्फ्लुएंस चाइना पर फ्यूचर के लिए मजीद बढ़ रही है और आने वाले दिनों में डोनाल्ड ट्रंप और चाइना की मीटिंग भी होने वाली है शी जिनपिंग के साथ, और वहां पर इन्होंने एक बार फिर ये मुतालबा करना है कि रेयर अर्थ मिनरल्स की सप्लाई के हवाले से जो आपने बैन लगाया हुआ है, जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई हैं, उनको नरम करें और शी जिनपिंग का यहाँ पर लेवरेज होगा। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पर चाइना के रोल को भी एक्नॉलेज किया है कि चाइना ने भी अपना किरदार अदा किया है, क्योंकि आने वाले दिनों में इनको चाइना से काम पड़ रहा है। रेयर अर्थ मिनरल्स की प्रोसेसिंग सबसे ज्यादा चाइना में होती है, 90% से ज्यादा। ये आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि इसकी वजह से कितना बड़ा एज है चाइना को टेक्नोलॉजी और डिफेंस प्रोडक्शन में। अमेरिका की जितनी लेटेस्ट मिलिट्री टेक्नोलॉजी है वो रेयर अर्थ मिनरल्स पर बेस करती है, और जितना ये ईरान के खिलाफ पिछले 40 दिनों में अपनी ये पावर कंज्यूम कर चुके थे, इनको अब चाइना की जरूरत पड़नी है। और ईरान यहाँ पर क्या नई डायनामिक सेट कर रहा है। ईरान कह रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर हमारा कंट्रोल बरकरार रहेगा, जिससे हमारी जो स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग है वो बेहतर होगी। ईरान की मिलिट्री ने कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के ऊपर वेसल्स को पैसेज प्रोवाइड करने के लिए हम कोऑर्डिनेट करेंगे। और अब एक ऐसी नई डायनामिक सेट होने जा रही है कि फ्यूचर के लिए ईरान और ओमान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के ऊपर ट्रांजिट फी चार्ज करने जा रहे हैं। और ईरान के मुताबिक ये फीस जो हम कलेक्ट करेंगे इन कश्तियों से, ये हमारी रिकंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल होगी। जितनी तबाही अमेरिका और इजराइल की स्ट्राइक्स ने की है ईरान के अंदर, वो उन्होंने रीबिल्ड भी करना है। और ईरान ने इतने शदीद हमलों के बावजूद किस तरह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर अपना कंट्रोल यकीनी बनाया है, आप इस वीडियो में देख सकते हैं। ईरान की IRGC का डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम, उनकी मिलिट्री स्ट्रेटेजी जो इनको इनेबल करती है कि अगर आपकी पूरी टॉप लीडरशिप खत्म भी हो जाए तो आपने किस तरह लोकल लेवल पर ऑपरेट करना है लोकल कमांडर्स के जरिए। आप एक सिंपल रेडियो सिग्नल के जरिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को चोक कर सकते हो। ये ईरान ऐसे सिस्टम्स बना चुका है पिछले कई सालों में, इनकी प्रैक्टिस कर चुका है। चाहे नेवी कमांडर मारा जाए या टॉप हेड मारा जाए, वो निचला कमांडर मैनेज करता रहेगा चीजें, और वहां पर वो चौधरी है, उसको कोई नहीं रोक सकता कि उसकी टीम किस कश्ती को गुजरने देती है और किस कश्ती को रोकती है। इससे डेफिनेटली फ्यूचर में एक और प्रॉब्लम भी क्रिएट होगी, क्योंकि यूएस समंदरों में अपने आप को बादशाह समझता है, और यूएस का एक कॉन्सेप्ट है फ्रीडम ऑफ नेविगेशन का, कि हम समंदरों में कहीं भी जा सकते हैं, किसी के भी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में हम एंटर हो सकते हैं। और उस हवाले से इन्होंने टास्क फोर्सेस भी बनाई हुई हैं, और इस रीजन में ही बनाई हुई हैं। पाकिस्तान भी उनका पार्ट है, अरब उनका पार्ट है, और रीजनल ममालिक उनका पार्ट है। ये पर्शियन गल्फ, गल्फ ऑफ ओमान और रेड सी जो इंडियन ओशन के पार्ट्स हैं। ईरान यहाँ पर कह रहा है कि हम टोल टैक्स लगाएंगे। अब इससे ये डायरेक्टली अमेरिका के इस कॉन्सेप्ट को चैलेंज करेंगे फ्रीडम ऑफ नेविगेशन के, और हो सकता है कि आने वाले दिनों में हम इस हवाले से भी लड़ाइयां देखेंगे। और इससे रशिया बड़ा खुश होगा, क्योंकि रशिया की बड़े अरसे से कोशिश है कि नेवल डोमेन में अमेरिका का मुकाबला किया जाए। चाइना भी पिछले कुछ सालों से अपनी नेवी को मॉडर्नाइज कर रहा है, और अब चाइना साउथ चाइना सी से निकलकर इंडियन ओशन रीजन में भी बेसिस बना रहा है। तो ईरान का ये इकदाम, पीछे रशिया की बैकिंग और चाइना का बढ़ता हुआ नेवल इन्फ्लुएंस, ये तीनों मिलकर एक सीरियस चैलेंज प्रोवाइड कर सकते हैं अमेरिकन नेवी को। और इस रीजन में जहां ईरान टोल टैक्स लगाने का इरादा रखता है, यहां पर यूएस की 5th फ्लीट है। आने वाले दिनों में ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि ये चीज किस तरह प्ले आउट करती है। और यूएस जो पूरी दुनिया के पानियों का सबसे बड़ा बदमाश था, अब उनको भी कोई चैलेंज करने वाला आ गया है मैदान में, और इसकी शुरुआत ईरान करने जा रहा है। वेरी इंटरेस्टिंग। और ईरान जो अब नई 10 डिमांड सामने लाया है, उसमें ईरान ने क्लियर कह दिया है कि आगे आने वाले दिनों में जो मुज़ाकरात होंगे उसमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का कंट्रोल ईरान के पास ही रहेगा, और फ्यूचर में वो इस रास्ते से गुजरने वाली कश्तियों से फीस कलेक्ट करेगा, और दोस्त ममालिक को डेफिनेटली इसमें छूट दी जाएगी। इसके अलावा ईरान ने कहा है कि हमारी जो एनरिच यूरेनियम है उसको एक्सेप्ट किया जाए, हम पर से सैंक्शंस हटाई जाएं, हमें कंपनसेट किया जाए और दोबारा हमला ना करने की गारंटी दी जाए, और इसके अलावा यूएस फोर्सेस इस रीजन से निकल जाएं। इस जंग के बाद ईरान डेफिनेटली एक चौथी हार्ड पावर के तौर पर इमर्ज हुआ है पूरी दुनिया में। अमेरिका, रूस और चाइना के बाद अब आप कह सकते हैं कि चौथी हार्ड पावर है ईरान, जिसने बैक वक्त अमेरिकन और इजरायली एग्रेशन का मुकाबला किया है और उनको पीछे हटने पर मजबूर किया है। दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री माइट, जिनका बजट इस वक्त $1 ट्रिलियन के करीब है, उनको एग्जॉस्ट किया ईरान ने। उनके वॉर प्लेन्स गिराए हैं, उनका जानी नुकसान किया, उनका माली नुकसान किया है।
दूसरी तरफ इजराइल, जिसके अंदर इन्होंने मिसाइल दागे हैं। इजराइल के अंदर ऑयल रिफाइनरीज को निशाना बनाया है, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को निशाना बनाया है, पावर स्टेशंस को निशाना बनाया है, मिलिट्री स्टेशंस को निशाना बनाया है, और ये सिर्फ ईरान ने ही डिस्प्ले किया है। और यूएस और इजराइल की कंबाइंड इनविंसिबिलिटी का जो इमेज था उसको शैटर करके रख दिया है। हिस्टोरिकली हमने देखा है कि यूएस ने जहां पर भी इनिशियल फेजेस में बमबारी की है वहां उनको कामयाबी मिली है, जैसे कि अफगानिस्तान या वियतनाम वगैरह शुरू में, या इवन इराक में, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वो अमेरिका वो जंग हारता है। इधर क्या हुआ है कि अमेरिका को पहले 40 दिनों में ही बड़े बड़े सेटबैक्स का सामना करना पड़ा है। नो डाउट इन्होंने एयर पर कुछ डोमिनेंस जरूर हासिल की थी ईरान के ऊपर, यानी आसमानों पर। वो भी 40वें दिन खत्म होना शुरू हो गई थी जब ईरान ने इनके फाइटर प्लेन्स को गिराना शुरू कर दिया था। और जो आए किसी स्पेसिफिक मिशन के लिए अपने बंदे को बचाने या एनरिच यूरेनियम को चोरी करने के लिए, उनके साथ क्या हाल हुआ वो आप इस वीडियो में देख सकते हैं। तो यहाँ पर अमेरिका को पिछले कई सालों में पहले फेज में भी कामयाबी नहीं मिली और जबरदस्त नुकसान हुआ है। 30 दिनों में इन्होंने इतनी ज्यादा फायर पावर कंज्यूम कर ली है, और ये चीज हमें बताती है ईरान की पावर और ईरान किस तरह अब एक टॉप सुपर पावर बनकर इमर्ज हुआ है, मिलिट्री पावर बनकर। और अब ईरान से पंगा लेने से पहले ये 10 बार सोचेंगे कि जहां हमने इनकी टॉप लीडरशिप को भी उड़ा दिया, इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ा। इनकी मिसाइल स्ट्राइक्स भी बेहतर होती जा रही हैं और इनका जो हिट रेट है वो भी बेहतर हो रहा है, और इनके चीप ड्रोन्स को गिराने के लिए हमारे महंगे इंटरसेप्टर्स जाया होते चले जा रहे हैं। यहाँ पर अमेरिका को एक और बहुत बड़ा नुकसान मॉरल ग्राउंड्स पर हुआ है। वो अमेरिका जो सारी दुनिया को लेक्चर देता है ह्यूमन राइट्स और डेमोक्रेसी का, उसका प्रेसिडेंट पूरी सिविलाइजेशन को मिटाने की धमकियां दे रहा था, जिसके खिलाफ पूरी दुनिया से आवाज उठी है। और हेड ऑफ कैथोलिक चर्च पॉप लियो ने भी इसकी शदीद अल्फाज में मजम्मत की थी ट्रंप के इस बयान की, और पूरी दुनिया से हमने कंडेमनेशंस देखी थी। तो यहाँ पर अमेरिका को ना सिर्फ मिलिटरीली नुकसान हुआ है, बल्कि अमेरिका डिग्निटी, मोरालिटी और सिविलिटी में भी नीचे गिरा है, यानी इनका स्टेटस हर लिहाज से नीचे गिरा है। और ईरान के इन रिलेंटलेस हमलों ने इनको परेशान कर दिया कि यार ईरान तो रुक ही नहीं रहा, बल्कि उसने एक नई डायनामिक सेट कर लिया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर कि वहां पर एक नाका लगा दिया है। तो ये सारी चीजें थी जिसने मजबूर किया है अमेरिका को इस सीज फायर अनाउंस करने पर। और दूसरा, अमेरिका का जो बड़ा नुकसान हुआ है गल्फ में, जो इनकी बेसिस को डिस्ट्रॉय किया है ईरान ने, ये भी एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक डिफीट है जो लॉन्ग टर्म में इसके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। और अरब यहाँ पर शौक की कैफियत में है कि जिन्होंने अमेरिका में बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट की थी, इस बदले के अमेरिका उनका दिफा करेगा। अमेरिका उनका दिफा करने में नाकाम रहा है, और उनकी जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्टमेंट की प्लेजेस थी अमेरिका में, वो भी अब अंडरमाइन हो चुकी हैं, क्योंकि इनकी अपनी मार्केट्स को बहुत बड़ा धचका लगा है, और स्टेबिलिटी का जो एक इमेज था गल्फ कंट्रीज का, वो भी शैटर हुआ है कि किसी भी वक्त इन पर कोई भी हमला कर सकता है, और अमेरिकन गारंटीज इनको नहीं बचा सकी। और दूसरा, अमेरिका को बहुत बड़ा नुकसान अमेरिका के अपने पार्टनर्स छोड़ गए, जो पार्टनर्स 23-24 साल पहले भागे भागे आ जाया करते थे, अफगानिस्तान की जंग हो या इराक की जंग हो। इस बार कोई भी नहीं आया, सब ने कहा कि खुद ही लड़ो। इवन हमने आपके डिप्लॉय किए हुए एसेट्स को भी नहीं भेजना, क्योंकि अभी हमें उनकी ज़रूरत है। पोलैंड ने जवाब दे दिया, कोरिया ने, जापान ने, फ्रांस ने, यूके ने, इटली ने, स्पेन ने, सब ने इनको झंडी करा दी। और वेस्टर्न अलायंस में इस डेंट की वजह से सबसे पहले तो रशिया को फायदा हुआ, इधर ईरान को फायदा हुआ, और ओवरऑल इस चीज का सबसे ज्यादा मजा चाइना ले रहा है। एक तो इनके वॉर पैटर्न्स को चाइना ने डीपली स्टडी किया है इस जंग के दौरान। चाइना ने देखा है कि अमेरिका की फायर पावर बड़ी हद तक कंज्यूम हुई है और वापस इनको हमारे पास आना होगा रेयर अर्थ मिनरल्स के लिए। चाइना देख रहा है कि इनका वो वेस्टर्न इत्तेहाद जो कभी मुझे लताड़ा करता था, चाइना और रूस को मिलकर ये G7 की ग्रुपिंग, ये भी अब जंग आलूद हो चुकी है। अमेरिकन स्ट्रेटेजिक थिंकर्स की बेशक ये ख्वाहिश है कि हमने दुनिया पर डोमिनेट करना है, लेकिन उनको यहाँ पर ट्रंप को समझाना चाहिए था कि ये उसका तरीका नहीं है। ट्रंप की एक अप्रोच तो अमेरिका के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतर थी कि पहले वेस्टर्न हेमिस्फेयर पर आप फोकस करते। आप आउट ऑफ नोवेयर तैयारी के बगैर यहाँ पर आ गए और आपने ईरान पर चढ़ाई कर दी, और ईरान ने फिर आप पर चढ़ाई कर दी। तो यहाँ पर विदाउट प्रेपरेशन ये आए हैं ईरान से पंगा करने। अगर इनकी ख्वाहिश है लॉन्ग टर्म में मिडिल ईस्ट पर हेजीमनी की इजराइल के जरिए या साउथ चाइना सी में चाइना को कंटेन करने की, तो उसके लिए इनको पहले स्ट्रेटजीज बनानी होंगी
और ये अमेरिका ने यहाँ पर जो किया है ये बिल्कुल एक मुज़क्का खेज अमल था। अमेरिका को देखना चाहिए था कि ऑलरेडी इनके एलाइज को मार पड़ी है रशिया यूक्रेन जंग में, और ईरान की तैयारियों को भी ये पूरी तरह से स्टडी नहीं कर पाए, कैलकुलेट नहीं कर पाए। और अब इनको तैयार रहना होगा कि चाइना आने वाले दिनों में ताइवान के हवाले से क्या फैसला लेता है। यहाँ पर ईरान अपने आप को एक चौथी हार्ड पावर के तौर पर इस्टेब्लिश कर चुका है, वहां पर रूस पूरी नेटो के साथ लड़ रहा है, और अब चाइना ने अगर ताइवान के हवाले से कोई बड़ा डिसीजन ले लिया तो आप उस दिन ये डिक्लेयर कर सकते हैं कि दुनिया डेफिनेटली एक मल्टीपोलर वर्ल्ड बन चुकी है, और ऐसी मल्टीपोलर वर्ल्ड जिसको अगली कई दहाइयों तक कोई यूनिपोलर बना नहीं सकेगा। यानी पावर के अब कई सरचश्मे होंगे और यही चाइना और रूस की ख्वाहिश है, और अब हम कह सकते हैं चाइना, रूस और ईरान की ख्वाहिश है। मेरा नहीं ख्याल कि नियर फ्यूचर में अब अमेरिका ईरान पर हमला करेगा। जिस तरह वो यूक्रेन से पीछे हटे हैं वो यहाँ भी पीछे हटेंगे। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में ये सीज फायर देर पा है या फिर इसको तोड़ा जा सकता है, और क्या इजराइल के पास ये कैपेसिटी है कि ईरान को गजा समझ ले और सीज फायर की खिलाफ वर्जी कर ले। लेबनान में तो वो करेगा खिलाफ वर्जी, उसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन क्या ईरान से पंगा लेने की जरूरत होगी? आप क्या समझते हैं? कॉमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लो, साथ ही वो बेल आइकन भी दबा लें ताकि वो स्टोरीज दुनिया भर से पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाएं।